ओके, सो आज की जो हमारी कहानी है दैट इज अक्टूबर नवंबर 2022। ओके, एंड वेरिएंट 41 जो हमारी सीरीज चल रही है। सही है। एंड आजा भाई, अच्छा जी, आजा भाई रीड कर दो भाई। हारून भी रीड कर लो भाई। State the equation of the gravitational force F between two point masses m1 and m2 that are separated by a distance r. State the meaning of any other symbols used. क्या होगा भाई? Uh, G is equal to capital G m multiplied by m over r square divided by r square. सही है। ओके, सो ये आ गया। अच्छा अब देखो जो सिंबल उन्होंने दिए हुए वही यूज करना है, पहली बात। सही है। अगर अच्छा देखो, जैसे उसने दोनों स्मॉल एम दिए हुए तो अब कैपिटल एम जरूरत नहीं है इस्तेमाल करने की, राइट। दोनों स्मॉल एम ही यूज करोगे। सही है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उसको तो मेंशन कर दो कि जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे चलिए भाई। A satellite is in a circular orbit of radius r around a planet of mass m. Show that the period t of the orbit is given by t square equals to k r cubed, where k is a constant that depends on the value of m. Explain your reasoning. एक्सप्लेनेशन में क्या दोगे भाई? हाँ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड provides centripetal force, ओके, टू, क्या चीज़ है, टू सैटेलाइट। ओके, ये हमारी हो गई इक्वेशन। आगे चले भाई। अच्छा अब इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास है एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम एम। सही है। जी, कम ऑन हट जाना, जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, राइट। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। नाउ हम ये कह सकते हैं कि भाई एफ जी, सिंस एफ जी हमारे पास जो है वो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है, राइट। सो हम इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। सही है। हमने ये कह दिया, उसके बाद जो है वो तुम इसके अंदर इसका फॉर्मूला लिख दो, राइट। सो जी एम 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 वन एम टू ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वन आर या एम टू आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सही है। अच्छा जी। अच्छा यहाँ पे इन्होंने कैपिटल एम दिया हुआ है, फाइन। सो कैपिटल एम और फिर स्मॉल एम यूज कर लो। सही है। कैपिटल एम और स्मॉल एम, सही है, स्मॉल एम, सही है, और कैपिटल एम और स्मॉल एम, राइट। सो वन और टू की जरूरत नहीं है, एम से एम कैंसिल कर दो। सही है। सो ये आपके पास हो जाएगा जी एम इज इक्वल्स टू आर क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। अच्छा हमें क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है। सही है। सो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू टू पाई ओवर टी स्क्वायर्ड एंड जी एम, राइट। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं भाई कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है टी को सब्जेक्ट बना लो। सही है। सो अच्छा जी, टी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू आर क्यूब, ओके, एंड फोर पाई स्क्वायर ओवर ओवर जी एम, राइट। राइट, और ये पूरा जो है ये पूरा आपके कांस्टेंट के बराबर हो गया, राइट। दिस इज योर कांस्टेंट, इसको मेंशन कर देना, ओके, पेपर के अंदर इसको मेंशन कर देना कि भाई के इज इक्वल टू फोर पाई अपॉन जी कांस्टेंट हो गया। सही, आगे चलो। अभी आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ओके। Satellite is in a circular orbit around the Earth with a period of 24 hours. The mass of the Earth is 6 exponent 24 kg. Calculate the radius of the orbit. अच्छा जी, सो
क्या कह सकते हो भाई? बस पिछला वाला फॉर्मूला यूज करनी है। है ना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ओके। सो लेकिन हमारे पास मास वास तो है नहीं, क्या करें, मास कहाँ से लाएं? मास दे रखा है, मास दे रखा है। सही है, सो हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा, आसान सी चीज़ है। अच्छा जी, 24, सही है, इंटू 60 इंटू 60, ये आ गया आपका टाइम, सही है, टाइम्स बाय जी विच इज 6.67, 6.67 एक्सपोनेंट -11। भाई फौरन फौरन कैलकुलेटर में डालते रहोगे, देखो मत कि जब तक मैं मेरा खत्म होगा फिर तुम कैलकुलेटर में डालोगे। फिर 6 एक्सपोनेंट 24, सही है, एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, एंड आर का क्यूब, सो होल थिंग क्यूब रूट, ओके। ये आगे पास आ गया, कितना आता है भाई? हाँ जी। 2.75 2.75, 2.75 क्यूब के फिर स्क्वायर स्क्वायर के कर सब कुछ। दिया। 400 आता है इसका यार, 400 एक्सपोनेंट 5 करके कुछ आता है। कोई और भाई, कोई और कर रहा है, कोई और भी चेक कर ले यार। हाँ जी। अरे मुझे लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं हो रहा। सो क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600, और भाई मेरा आ रहा है 4.2 एक्सपोनेंट 7, ओके, 4.2 एक्सपोनेंट 7, सही हो गया। और ये आप कह लें कि सारी चीज़ें 2SF के अंदर है, तो मैंने उसको भी 2SF के अंदर दे दिया, राइट। अच्छा। अब जो है स्टेट टू अदर कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द ऑर्बिट टू बी जियो स्टेशनरी। अब जियो स्टेशनरी आपको पता है कि भाई इक्वेटर के ऊपर होना चाहिए, और सेकंड चीज़ आपको ये पता है कि भाई वो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, राइट। मस्ट बी अबव द इक्वेटर एंड टाइम पीरियड के बारे में लिख सकते हैं। वो तो उन्होंने दे रखा है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, वो तो उन्होंने मेंशन कर रखा है ना भाई, तो इस वजह से वो उसकी जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो भाई। सोबिया कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? यस सोबिया। सोबिया नॉट देयर, ओके, मूसा से कर लेते हैं, मूसा भाई आप पढ़ लो यार। Figure 2.1 shows a laboratory thermometer that is calibrated to measure temperature in degree Celsius. The thermometer makes use of the fact that density of mercury varies with temperature. State two other physical properties of materials apart from density of a liquid that can be used for measuring temperature. हम्म, हमारे पास चार चीज़ें होती हैं बेसिकली, ये तो डेंसिटी चेंज होती है, रेजिस्टेंस चेंज होती है, वोल्टेज चेंज होता है, या फिर जो है वो वॉल्यूम चेंज होता है, सही है। सो ये आपके पास होता है, सही हो गया। सो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस, सही है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है ऑफ मेटल, सही है। या तो फिर आप कह सकते हो कि भाई ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल, कपल, सही है, ये आपके पास चेंज हो सकता है। या तो फिर आप कह सकते हो कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम
और कांस्टेंट प्रेशर का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सही है, ये तीन चीजें चेंज होती हैं। आगे आओ, आगे रीड कर लो। The thermometer is initially at 23 Celsius. It is used to measure the temperature of an insulated beaker of water that is at 37.4 Celsius. The bulb of the thermometer is inserted into the water, and the water is stayed until the reading on the thermometer becomes steady. ये सारी चीजें हैं. Calculate to 3 segment figures the final steady temperature indicated by the thermometer in the water. अच्छा, हुआ क्या होगा? वाटर जो है, थर्मोमीटर आपको पता है कि थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो है वो 23 डिग्री पे, राइट, 23 पॉइंट, हाँ 23 डिग्री पे, और वाटर जो है वो आपके पास है 37 37.4 डिग्रीज पे, राइट। सो अच्छा, इसका टेम्परेचर यहाँ से हीट लूज होगी और ये हीट गेन करेगा, राइट। सो देयर शुड बी सम कॉमन टेम्परेचर कि जिसपे ये दोनों थर्मोमीटर और वाटर आपको मिलेंगे, राइट। इज दैट मेकिंग सेंस? हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी हम ये कह सकते हैं कि जी. भाई, हम ये कह सकते हैं कि भाई हीट लॉस बाय द वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय थर्मोमीटर, राइट। ये आगे पास आ गया। अच्छा जी। अब हीट लॉस बाय द, आपके पास जो वो है थर्मोमीटर है, वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों फार्मूला क्यू इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी दोनों के लिए लगेंगे, राइट। अच्छा जी, थर्मोमीटर का इनिशियल टेम्परेचर ये आ रहा है, फाइनल टेम्परेचर कोई भी होगा, लेट्स कॉल इट टी। ओके, द मास ऑफ द वाटर इन द बीकर इज दिस मच, द मास ऑफ द मर्करी इन द थर्मोमीटर इज दिस मच, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मर्करी। ओके फाइन। सो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एम सी डेल्टा टी फॉर लाइक द मर्करी, फॉर द वाटर इज इक्वल्स टू mc delta t for the mercury, right? So water हमारे पास है 18.7 ग्राम, right? Specific heat capacity is 4.18 joules per kg per gram per Kelvin. Okay, और change in temperature अच्छा, अब वाटर जो है वो हीट लूज कर रहा है, राइट। सो इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो आप भी कह सकते हो कि 37.4 माइनस टी, राइट, क्योंकि वाटर हीट लूज करे, सो हीट लॉस मैंने इस तरह से लिखा है, राइट। और ये हीट गेन करे, सो इसका जो मास है वो 6.94 है, 6.94, राइट। मास आ गया, मैं ग्राम को कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों जगह पे ग्राम ग्राम ही है। सही है, और तुम्हारे पास आ गया 0.140। ओके, एंड जो इसका टेम्परेचर राइज है वो आपके पास आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये बहुत ध्यान से रखना, ओके। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें मैंने इसका इनिशियल माइनस फाइनल किया और इसमें मैंने इसका फाइनल माइनस इनिशियल किया, राइट। देखो ये साइंस पता होना चाहिए कि भाई अगर तो तुम ये लिख रहे हो कि हीट गेन, सो हीट गेन हमेशा इस तरह से लिखा जाता है टेम्परेचर, क्योंकि हीट गेन टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, राइट। सॉलिड और लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होगी सिर्फ, सही। सो हमारे पास जो है ना, ये आपके पास आ गई हीट गेन। सो अब हीट गेन हमने कहा टी मेरी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर तो हीट लॉस होती तो फिर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर होगा, ओके। अगर ये नहीं करोगे तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, सही है। अच्छा जी, अब आप सॉल्व कर लो इसको। अच्छा, अगर जो है मैं इसको कर लूँ 18.7 इंटू 4.18, सही है। पहले तो इसको निकाल लेते हैं। सो 78.166 ये आ गई इसकी वैल्यू, इंटू 34.4, राइट, माइनस टी, ये एक आ गई। दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 6.94 इंटू 0.140, सही है। ये मेरे पास आ गई 0.9716, ओके, एंड टी माइनस 23, राइट, ये आ गई। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इंटू 23 से मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास आ गया 160 माइनस 22.3468, राइट। ये आ गई एक टी, और दूसरी जो टी आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 78.166 इंटू 34.4, 37.4 था आई थिंक, 37.4 था, हाँ। 37.4 ये आ गई, और
2923.4084। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ना ये फिर वरना मसला करेगा, सही है। और फिर माइनस 78.166 और ये आ गया टी, ओके, इज इक्वल टू दैट, राइट। टी वाली वैल्यू इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो और सॉल्व कर लो, सही है। सो टी जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 29, ओके, ये दिस प्लस आंसर प्लस 22.3468, राइट, डिवाइडेड बाय जो मेरा इन दोनों का सबमिशन होगा, सही है, 78.166, सही है, प्लस 97.16, नहीं, 0.9716, सही है। सो मेरे पास जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है दैट इज 37.2। सही है, 37.2। अब आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा, राइट। सही है, क्लियर है। हाँ जी, यस, ओके, आगे चलो, आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो भाई। मूसा कहाँ गया? मूसा, आपने रीड करना है। One change that could be made to the design of the thermometer that would enable it to give a more accurate measurement of temperature. हम्म अच्छा, हम जो है इसके अंदर ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास अमाउंट ऑफ, क्योंकि देखो इसमें जो थर्मामीटर की टेम्परेचर की मेजरमेंट आ रही है वो मरकरी की एक्सपेंशन से आ रही है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर, सही, मरकरी की एक्सपेंशन से आ रही है, सही है। अब मरकरी को आप किस तरह से वो कर सकते हो, नहीं नहीं, इसी के अंदर करना है, डिजिटल नहीं। वन चेंज टू द डिजाइन ऑफ थर्मोमीटर, इसके अंदर, सही है। इसको डिजिटल नहीं कर सकते। सो अब या तो इसका मास थोड़ा यूज करो, राइट, कि जिसकी वजह से हीट जल्दी से इसको एक्सपैंड कर दे, राइट, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई इसके अलावा कोई और लिक्विड यूज कर लो कि जिसकी डेंसिटी कम हो, समझ लो, तो उसको एक्सपैंड करना आसान होगा। डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो, तो उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज होगा, एक्सपैंड करना आसान होगा, समझ रहे हो आप, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ mercury, so all mercury हमारे पास रिजल्ट भी आएगा या heat रिजल्ट up, में फर्क भी आएगा? क्या आएगा? मतलब जो रीडिंग होगी तो टेम्परेचर की जो भी आएगी वो नहीं नहीं, जल्दी आ आवाज नहीं आ जाएगी। रही। हाँ, इससे हेलो, जल्दी आ आवाज आ रही जाएगी। है? और आ तो रही, कट कट के आ रही है। रीडिंग में हाँ, फर्क आएगा? नहीं नहीं, रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब अगर लेट से अगर आप 37 डिग्री मेजर करने जाओ तो 37 पहले भी रहेगा, अब भी रहेगा, राइट, सही हो गया। ठीक है जी। लेकिन पहले जो है वो 37 के अंदर जो एक्यूरेसी थी, अब वो ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर जो 37.2 है लेट से, तो 37.2 पे एग्जैक्टली रुक जाएगा, राइट, पहले या बाद में नहीं रुकेगा, समझ रहे हो। तो सर इससे ये क्यों होगा कि अगर छोटा यूज करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर अगर यूज तो अगर इस फर्क क्यों आएगा एक्यूरेसी में? देखो, तो एक्यूरेसी में फर्क इसलिए मतलब आएगा, समझ में देखो, नहीं आ रही है। देखो, होता ही है कि जब ये देखो सारा लिक्विड जो होता है वो पहले यहाँ पे जमा हुआ होता है, सही है, इसके बल्ब के अंदर जमा होता है, सही है। जैसे ही ये हीट पकड़ता है ना, तो बल्ब का जो लिक्विड है वो एक्सपैंड होता है और ऊपर जाता है, राइट। और वो जितना ऊपर जाएगा उससे आपको टेम्परेचर पता चलेगा, राइट, और वो उतना ही ऊपर जाएगा जितना टेम्परेचर आउटसाइड, राइट। एक बात हो गई, जी सही है। अब अगर ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है तो उसको हीट अप होने में ज्यादा टाइम लगेगा, सही है, एक्सपैंड होने में जी ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो देर से ऊपर जाएगा, समझ लो आप, जाएगा ऊपर लेकिन देर से ऊपर जाएगा, सही है। और फिर वो जो प्रिसाइज वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू, वो देर से रीच करेगा, राइट, एक्यूरेसी अफेक्ट हो रही है आपकी, समझ रहे हो। लेकिन जो कम लिक्विड होगा, सही है, जो कम अमाउंट में लिक्विड होगा वो जल्दी एक्सपेंड कर जाएगा क्योंकि हीट जल्दी उसमें अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। जब हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी तो वो जल्दी एक्सपेंड होगा, हीट अप होकर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो वो ज्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा आपको, समझ रहे हैं आप। यानी वो जल्दी रिजल्ट दे देगा और दूसरा वाला आप देर से रिजल्ट देगा, अब आपको नहीं पता कितना देर ठहरना है, राइट, समझ पा रहे हो आप, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आगे रीड कर लो भाई।
Explain why the thermometer does not provide a direct measurement of thermodynamic temperature. हम्म देखो इसकी जो हमने जो मरकरी वगैरह लिया हुआ है वो मरकरी, हाँ वो मरकरी के हिसाब से हमने इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है, राइट। यानी जब ये 0 पे होगा, सही है, तो ये मरकरी के 0 पे होगा, राइट। यानी जब मरकरी 0 डिग्री पे होगा तो ये यहाँ पे होगा, राइट, ना कि जब 0 केल्विन होगा तभी यहाँ पे होगा, राइट। समझ रहे हो आप। सो ये हम लिख सकते हैं कि भाई इट इज relative to the mercury and 0 degree on mercury is not equal to absolute zero, right। ये आपको एक चीज याद रखनी है, सही। चलो आगे आ जाओ। State the name of the type of the substance. Thermodynamic temperature T may be determined by the behavior of the type of the substance for which T is proportional to the product of the pressure and the volume. ये आइडियल गैस लग रही है, नहीं। आइडियल गैस, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाओ भाई, कौन रीड करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, वलीद मेरा रीड कर ले। गायब हुआ होगा फिर देखना, ये टेंशन नहीं दे रहा। अबे हाल अबे से पढ़, करवाते हैं फिर। अबे पढ़ना। An object is suspended from a spring that is attached to a fixed point as shown in figure 3.1. The object oscillates vertically with simple harmonic motion about its equilibrium position. State the defining equation for simple harmonic motion. Identify the meaning of each of the symbols used to represent physical quantities. हम्म अच्छा जी। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता था भाई, रिमेंबर। अच्छा इन्होंने कहा कि स्टेट द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर द सिंपल, ये तो आपके पास सीधा सीधा इक्वेशन है। ए इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है। सो एक्स नॉट या एक्स कह लो, सही है, और ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये आपके पास इक्वेशन होती है, डिफाइनिंग इक्वेशन, राइट। कि जिसके अंदर ए जो है आपके पास एक्सेलरेशन और आपके पास जो एक्स नॉट है दैट इज द एम्पलीट्यूड, या इसको तुम जो है डिस्प्लेसमेंट कह लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा एम्पलीट्यूड के बजाय, सही है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ओके। और थर्ड चीज आपके पास है ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो आगे चलो भाई, आगे रीड कर लो। The variation with displacement x from the equilibrium position of the velocity v of the object is shown in figure 3.2. हम्म नीचे तो हो रहा था। इसके अंदर आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.12 का, मैक्सिमम वेलोसिटी दी है 0.2 की। ओके। The variation with x of the potential energy EP of the oscillations of the object is shown in figure 3.3. Use figure 3.2 and 3.3 to determine the amplitude x naught of the oscillations. ओके सही है। सबसे पहले तो ये एक्स नॉट तो डायरेक्ट आ रहा है 0.2 है, राइट। 0.12 उसमें तो कोई काम ही नहीं है, सही। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद जो है शो दैट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज दिस मच। क्या करोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए बाय द वे हम ये वाली चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमें पता है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास होती है v इज इक्वल टू ओमेगा एन एक्स, राइट, और एक्स नॉट। सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो ग्राफ हमें दी हुई है 0.2 पता चल रही है, राइट। 0.2 डिवाइडेड बाय जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0. जो एम्पलीट्यूड है 1 2, और आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, राइट। कितना आता है? हाँ जी, एनीबॉडी कोई कैलकुलेट करने वाला है? 5/3। शायद तुम लोग का कैलकुलेटर नहीं होगा, ऐसे वेल बैठे होगे ना। 5/3 सर। 5, अच्छा ओके सॉरी, 1.67, सही है। 1.7 आ गया। आगे तुमसे कह रहा है कि डिटरमिन द मास एम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। वो अब एनर्जी, अब उसके लिए तो एनर्जी की इक्वेशन लाजमी यूज करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा जी, सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी आ रही है वो तुम्हारे पास आ रही है 0.12 की, राइट। और एक तो आपको ये पता चल गया है। अच्छा, मास इन्होंने कहीं दे रखा है? नहीं, मास हमें निकालना है। और क्या क्या हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, सही है। अब एनर्जी, अच्छा ये किस चीज़ का ग्राफ दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू, या ई पी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है, या जस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद जो है अब आप इसके अंदर चीज़ें अगर इस्तेमाल कर लो, सो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे वो मैक्सिमम होगी, राइट। व्हेन x इज इक्वल टू एक्स नॉट, देयर विल बी maximum elastic potential energy. Yeah, there will be maximum potential energy, right? Not elastic potential energy, right? अच्छा, इसके अलावा कोई और पॉइंट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन उसके अलावा किसी भी और पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी, राइट। जब दोनों होंगी तो फिर आप का कोई फायदा नहीं है। यानी आप उसके बाद काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, राइट। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 0.05 और एट 0.12, राइट। सो हमें पता है कि 0 पॉइंट, अभी कितना था यार, 0.05 इज इक्वल टू 1/2 मास इज टू बी फाउंड, ओके। ओमेगा हमने अभी निकाला 1.67, सही है, स्क्वायर, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट विच इज 0.12, सही, और इसका स्क्वायर है, सही। सॉल्व कर लो। 0.05 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.67 एक्सपोनेंट, अच्छा जी सॉरी, 1.667 का स्क्वायर, सही है, और टाइम्स इट बाय 0.12 का स्क्वायर, राइट। क्लियर हो गया? जरा निकाल दो कितना आता है। हाँ जी, आई एम गेटिंग 2.49, 49, so I can write it as 2.5 kgs, okay। चलो आगे चलें भाई। व्हाट इज meant बाय द डैम्पिंग? सही है, डैम्पिंग आपसे पूछ रहे हैं। डैम्पिंग में हम क्या कहते थे भाई? इट इज द ग्रेजुअल लॉस इन द एम्पलीट्यूड, या एनर्जी कह लो। अच्छा जी, जो चलो सही है, ग्रेजुअल नहीं लिखते हैं फिर। लॉस इन द एनर्जी ऑफ द oscillation, okay, due to the presence of resistive force, right। ये आपके पास आ गई। अच्छा जी,
अब देखो सीन क्या है, ग्रेजुअल लॉस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ग्रेजुअल लॉस के अंदर फिर मसला ये होता है कि भाई आपको जो है वो करना होता है, क्या बोलते हैं अपना, और वो सिर्फ लाइट डैम्पिंग के अंदर आता है, राइट। तो ये है, सही है। आपसे कह रहे हैं कि भाई assume that the damping does not change the angular frequency, okay, sketch the variation x and the amplitude of the oscillation is 0.06। अच्छा जी। सही है। इन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो है जब वेलोसिटी हो रही है, इसके जो वेरिएशन when the amplitude of the oscillation, ऐसा ही एम्पलीट्यूड 0.06 का है, और वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी में फिगर आउट करनी पड़ेगी यार इसमें। अच्छा सही है, v इज इक्वल टू, कर लेते हैं, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, राइट। ओमेगा हमारे पास है 1.67, सही है, वो तो हम चेंज ही नहीं करें, और एक्स आपके पास है 0.06, सही। अगर इसकी वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 1.67 इंटू 0.06, सही है। सो आई एम गेटिंग 0.1, 0.1। ओके, सो इसका मतलब है नई वेलोसिटी आ गई 0.1 की, राइट। और कब, जब एम्पलीट्यूड है ये आ गया इस तरह से, ये को काम करते हैं, ये आ गया, और सही है, ये इसको 1 पे कर दिया हमने, सही है। ये आ गया परफेक्ट शेप बन के, राइट। इस तरह से बन जाएगा, सही, नया कर्व। चलो आगे चलते हैं। आज भैया फन रीड कर लोगे। State what is indicated by the direction of an electric field line. हम्म show the force on the test charge, या पॉजिटिव चार्ज बेसिकली, राइट। हम कहते हैं कि भाई इट shows the direction of the force on the test charge, सही, ये आपके पास हो गया। अच्छा जी। आपको ये बना के दी हुई है, रॉ 5 लाइन रिप्रेजेंट, ओके फाइन, बना लेते हैं। एक आ गई, सही है, और इसी को आप 5 पे बना लो, सही है, ये दूसरी आ गई, एंड ये दो और आ गई, चार। दोनों इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए सारी, सही, आंखों से देख के पता चलना चाहिए कि भाई इक्वी डिस्टेंस है, ये थोड़ी सी अलग लग रही है, सही है, एंड इनकी करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, एंड ये आ गई 5, राइट। सही लग रही है सारी, समवॉट सही है, सही, ये आपके पास आ गई 5 लाइनें, करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, और बस इसके वो आपको 2 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, सही है। अच्छा जी, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दो बिटवीन द प्लेट, आसान सी चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके पास होता है, अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर डिस्टेंस, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रही है 0.24,000, राइट। 24,000 डिवाइडेड बाई डी आपके पास आ रहा है 4.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 4.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6, राइट। ये आपके पास आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सो ये 5.2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5, सो ये 5.2 5.2 -5, ओके। चलो अच्छा, ये गलत हो गया, एक्सपोनेंट एक ज़्यादा होगा, 5 एक्सपोनेंट 4 हो जाएगी, मैंने उसको पावर 5 ले लिया था,
चलो ये आ गया। अपन आगे चले। A moving proton enters the region between the plates from the left as shown in figure 4.2. ओके, मूविंग प्रोटॉन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे को है। सही है, हमें ये दो चीज़ें पता चल गई है। ओके आगे चले। The proton is deflected by the electric field. On figure 4.2, draw a line to show the path of the proton as it moves through and out of the region of the electric field. हाँ, अच्छा जी, प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा, सो यूँ होता हुआ जाएगा, सही। लेकिन इसमें प्लीज कीप इन माइंड कि आपको कर्व आपको ये शो करना है। ओके, ये आपके पास आ गया कर्व, सही है, और ये आपको शो करना है। ओके, सही हो गया। सो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट शो कर दोगे तो फिर वो नंबर नहीं देंगे, सही। अच्छा जी आगे चले। A, a, a helium nucleus now enters the region of the electric field along the same initial path as the proton and traveling at the same initial speed. State and explain how the final speed of the helium nucleus compares with the final speed of the proton after leaving the region of the electric field. हम्म, अब अल्फा पार्टिकल के पास डबल द मास, डबल द प्रोटॉन नंबर है, एंड क्वार्टर एंड 4 टाइम द मास है, राइट। तो एक तो ये हो गया। अब अगर हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टैंड एक्सप्लेन हाउ द फाइनल स्पीड ऑफ हीलियम, सही है। अच्छा जी, अगर हम ये कह दें कि इसकी पैरेलल प्लेट की क्या चीज़ कम होगी। हीलियम से जो है वो हमारे पास इसका टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा, सही है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और उसकी वजह से, सही है, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैज डबल काइनेटिक एनर्जी, सो okay. अच्छा जी, ये क्यों आ रहा है। हीलियम न्यूक्लियस इज डबल, न्यूक्लियस हैज डबल मास। ओके, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि डबल नहीं, नॉट मास, प्रोटॉन नंबर। यार मिट जा भाई, प्रोटॉन नंबर। ओके, एंड 4 times the mass of the proton, the mass of the proton, राइट। ये एक बात हो गई। अच्छा, एक बात हमने कर ली, दूसरी चीज ये, अगर जो तुम यहाँ पे वेलोसिटी देखो, सो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो दो डायरेक्शन में आएगी, सही, एक इस डायरेक्शन में आ रही होगी, सही, और एक इस डायरेक्शन, क्योंकि वो है पैराबोलिक पाथ है, राइट। सो जो सो जो ये वाली वेलोसिटी होगी, यानी जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी होगी, वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ रही है, राइट। सो अच्छा जी, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई, अच्छा, velocity parallel to the plate is constant, right, and acceleration perpendicular to the plate will be smaller for helium nucleus, right, क्योंकि अगर देखो F equals ma, right, so F upon m is equals to a, right, so मास जितना बड़ा होगा उसके corresponding acceleration उतनी छोटी होगी, right, so हम ये कह सकते हैं कि भाई the horizontal component of the speed
remain unchanged, but the vertical component of velocity is the but the acceleration is the direct, but the acceleration in vertical plane is constant that brings the change in velocity राइट। अच्छा अब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो हीलियम न्यूक्लियस के लिए छोटी है, सही है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। फॉर हीलियम द एक्सेलरेशन is smaller, so it will have lower speed, राइट। ये तो हमारे पास होगी बात। सही, थोड़ी सी लंबी हो गई, इतनी लंबी मत लिखना पेपर में, सही है, उसको अप टू द पॉइंट करके लिखना, सही है। और ये मैंने समझाने के लिए थोड़ी सी लंबी कर दी है, सही है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। सर सर लेकिन ये जो हमारा हीलियम का न्यूक्लियस है उसका चार्ज भी डबल है, तो चार्ज अगर डबल है पॉजिटिव तो वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा? अच्छा जी, सो आप ऐसा कह रहे हो, तो भाई उसके लिए भी आप इक्वेशन ये करो ना। अगर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्यू, सही है, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स क्यू, सही है। अच्छा मास एक का 4 टाइम है और एक का 1 है, राइट, यानी 1:4 का मास का रेशियो है, और 2:1 का चार्ज का रेशियो है, राइट। और 2:1 से चार्ज इंक्रीज है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड 1:4 से इनवर्सली रिलेटेड है, राइट, समझ लो। सो ओवरऑल जो डोमिनेंट इफेक्ट होगा वो फिर मास का हो जाएगा, समझ आ रही है अब? जी जी सर, सही हो ओके। गया। सो इस वजह से। अच्छा जी, मुझसे कुछ कह रहा था भाई? जी सर, मैंने पूछना था, जैसे अभी आपने आंसर लिखा वो लाइन से नीचे चला गया, तो अगर पेपर में आपने मतलब खैर कोई खैर पॉइंट लिख लिखा लेंगे, जो कुछ नहीं लाइन हो से रहा है, नीचे चला गया, वो हो जाता है, पूरा उसका पेज पॉइंट मिल स्कैन हो जाएगा? रहा है, हाँ जी हाँ जी, पूरा पेज स्कैन हो जाएगा। ओके ओके। बहुत ज्यादा साफ सुथरा लिख लेना भाई, लेकिन ये याद रखना हाँ, तुम्हारी राइटिंग का थोड़ा सा इशू है तो ये भी पता है। सही, मतलब ऐसा हो कि पढ़ने में आए, जो भी लिख रहे हो पढ़ने में आना चाहिए, चाहे लाइन के अंदर हो लाइन के बाहर हो, पढ़ने में आना चाहिए, सही। और ओके बहुत बिल्कुल एजेस पे मत लिखना, राइट, वो एजेस यहाँ पे दे रखा होता है, उसने बता दिया होता है कि यहाँ पे ना लिखो, वरना फिर वो स्कैनिंग में नहीं जाएगा, सही है। आ जाओ भाई, और जैनब रीड कर लोगी प्लीज। Capacitor of capacitance 470 is connected to a battery of electromotive force 24 volts in the circuit of figure 5.1. The two-way switch S is initially at position X. P and Q are identical long straight wires, each with a resistance of 5.6 kilo ohms. These wires are placed near to and parallel to each other. Wire Q is connected to a voltmeter. At time 0, switch S is moved to position Y so that the capacitor discharges through wire P. Calculate the charge on the capacitor at time 0. ओके, यानी मैक्सिमम चार्ज आपने निकालना है, सही, जब उसने वाई के साथ कनेक्ट किया होगा, ओके। सो बेसिकली क्या होगा कि 24 वोल्ट की बैटरी है और वो इसको चार्ज कर रही है, राइट। सो जितना 24 वोल्ट से 470 माइक्रोफैरेड चार्ज हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, और जब इसको वाई पे कनेक्ट करोगे सो दैट विल बी द मैक्सिमम चार्ज जो कि फ्लो करेगा, राइट, इनिशियली। सो हम ये यूज कर सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू सी वी, और क्यू हमने निकालना है, सी हमारे पास है 470 माइक्रो माइक्रोफैरेड, यानी (10⁻⁶) इंटू वोल्टेज हमारे पास है 24, सही, ऐसा ही 24, हाँ जी। निकाल दो भी, चार्ज कितना आता है? 470 (10⁻⁶). सही, so I am getting 0.011,
सही। अच्छा, करंट के लिए क्या निकालेगा? आई नॉट व्हेन इन वायर पी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया होगा, सही है, तो इनिशियली करंट फ्लो हुआ होगा यूं करके, सही है, और इस रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट फ्लो होगा, राइट, और ये रेजिस्टेंस आपको पता है 5.6 किलो ओम है, और इनिशियली यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 24 वोल्ट का होगा इनिशियली, राइट, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है फुली चार्ज होने के बाद, सही। सो क्या होगा कि V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेना है, सही है, वोल्टेज आपके पास हो जाएगा, और आपके पास जो है करंट आ रहा होगा, करंट फाइंड करना है, ओके, 24 ये आ गया, सही है, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 2 पॉइंट, नहीं 5.6 x/3, सही, इज इक्वल टू आई। सही, सो अगर तुम इस पे कैलकुलेट करोगे तो 24 डिवाइडेड बाई 5.6 एक्सपोनेंट 3, सो ये आ रही है 4.3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3, सही है, सो 4.3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3, ओके, आगे चलिए प्लीज। Calculate the time constant of the discharge circuit. हाँ जी, टाइम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला? RC, राइट, RC. वेरी गुड। अच्छा जी, सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 5.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव, नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव 3, सही है, और जो कैपेसिटर है वो है 470 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6, ओके, 6. 2.6, चलो आगे चलिए। अच्छा, ये वैसे जो है ना ग्राफ बनाने के लिए दे रहा है, ये तुम्हें ग्राफ आना चाहिए, ये बिल्कुल ये नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, राइट, एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ बनता है, सही है, सो डिके के तुम्हें कर्व आना चाहिए, तुम्हारे साइड में उसका शेप होना चाहिए, राइट, सो नहीं भाई, पाकिस्तान में कैंसिल नहीं हुए पेपर यार, पाकिस्तान में वैसे ही होंगे इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल टाइम्स, अभी तक तो फिलहाल यही रिपोर्ट है, आगे का नहीं पता मुझे, बट अभी तक यही रिपोर्ट है, सही, आगे चलिए। Explain why there is an induced EMF across wire Q during discharge of the capacitor. अच्छा जी, क्या बदतमीजी है भाई वायर क्यू के अंदर? हम्म, क्या हो सकता है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? So I'm just mentioning that. ओके, देखो ना, दो चीजें कनेक्टेड नहीं है, सही है, और कनेक्टेड ना होने के बाद भी काम कर रही है, राइट, मरने के बाद भी मुर्दाबादें कर रहा है, सही है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्शन हो रही है, पीछे से ना फरिश्ते तंग कर रहे हैं उसको, फरिश्ते बोल रहे हैं बोलो, सही, इस तरह की कहानी, सही, सो हमारे पास क्या है कि जब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा, सही, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यू रखा हुआ है, राइट, अब अगर करंट वेरी करेगा या करंट चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसके अंदर, राइट, समझ गए आप? सो हम ये कर सकते हैं भाई, अच्छा जी, करंट इन वायर पी गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अच्छा जी, इन पी ये आ गई, सही है, क्यू which is near, अच्छा जी, Q is placed near the P, so EMF cuts and, सही है, EMF cuts and जो तीसरी चीज है, and या मैग्नेटिक फील्ड कट क्या दो, सही है, एंड मैग्नेटिक फील्ड EMF induced induced
इन द वायर। सही है। और यहाँ पे जो है ईएमएफ की बजाय आप लिख दो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आपके पास हो गया। सही है, एंड इसको आप साइड में कर दें। सही है, एंड लास्ट पार्ट इसका कह रहा है कि सजेस्ट अ लाइन टू सजेस्ट द वेरिएशन विद टी ऑफ द वोल्टमीटर रीडिंग वी। अच्छा जनाब, और ये जो टी जो है दैट इज आई थिंक द टाइम। सही है, जो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो आपका ईएमएफ भी कम होना चाहिए, राइट। सो आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ओके, ये आगे बाद ग्राफ बन जाएगा। सही हो गया। सो ये आगे बाद वोल्टेज का ग्राफ बन जाएगा। सही, चलो। Material used in probe. हम्म Current I passes through the slice in the direction shown. The slice is placed within a uniform magnetic field of flux density B so that two of its faces are perpendicular to the magnetic field. A steady Hall voltage is developed between phase PQXW and phase SRYZ. Use the letters in figure 6.1 to identify the faces that are perpendicular to the magnetic field. ओके, सही है जनाब। कौन सा वो कुछ रहा है समझ में ऊपर से क्या? एसडी हॉल वोल्टेज इज डेवलप बिटवीन PQ XW एंड ओके। सो बेसिकली हॉल वोल्टेज जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इस फेज पे हॉल वोल्टेज डेवलप हो गया। सही है, यहाँ पे हॉल वोल्टेज डेवलप हुआ है, राइट। इसका मतलब, और हॉल वोल्टेज डेवलप होने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव होंगे। सही है, और यहाँ पे नेगेटिव 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 और नेगेटिव होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं हो जाएगी, राइट। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी लाइक दिस। अच्छा, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल नॉर्मल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। यानी अगर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी, राइट। अच्छा जी, अब जो है चार्ज पार्टिकल ने अनडेविएटेड जाना है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है, सो मैग्नेटिक फोर्स को किस डायरेक्शन में लगना होगा इन ऑर्डर फॉर द रिजल्टेंट फोर्स टू बी जीरो? इधर लगना होगा, राइट। सही हो गया। सो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट शुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स, ओके, please keep in mind this is the magnetic force Fp, right, that should act in this direction, okay। सही है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ तो फिर कोई टेंशन नहीं है, सही है। अच्छा, सो अब आपके पास जो है ना ये चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, सही है। सो अब हमें क्या करना है कि हमें वो लगा दो, क्या बोलते हैं अपना, लेफ्ट हैंड रूल लगा लो और उसे आपको पता चल जाएगा। फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन को आ गई, यानी योर थंब शुड बी इन दिस डायरेक्शन। सही है, करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब आपने फर्स्ट फिंगर देखनी है, फर्स्ट फिंगर कहाँ पे होगी? सही है, तो मेरी फर्स्ट फिंगर नीचे आ रही है, तुम लोग क्या आ रही है? हाँ जी, मेरी फर्स्ट फिंगर नीचे आ रही है, तुम लोग क्या आ रही है भाई? मेरी फर्स्ट फिंगर जो है PQRZ, नहीं RS, PQRS। सही है, और इस प्लेन से नीचे वाले प्लेन पे जा रही है, यानी XYZ और W, XYZ और W, राइट। मेरी जो फर्स्ट फिंगर जा रही है वो इधर को जा रही है, राइट। यानी तुम्हारी सेकंड फिंगर यहाँ पे होनी चाहिए इन दिस डायरेक्शन, तुम्हारा थंब इधर होना चाहिए। तो पहले इन दो फिंगर को अलाइन कर लो, राइट। सेकंड फिंगर शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, थंब भाई अलग अलग करना भाई, ये कोई देख लेगा ना तो जूते मारेगा, गंदे गंदे इशारे कर, हाँ। तो सेकंड फिंगर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, थंब शुड बी टू द लेफ्ट, ओके। जब तुम फर्स्ट फिंगर खोलोगे तो फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग डाउनवर्ड होगी, राइट। क्लियर हो गया भाई? आना बोलो प्लीज। सो वी आर डन। आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो। Explain how the steady Hall voltage is developed between phases PQXW and SRYZ. हाँ जी। क्या कहानी लगाएंगे, कुछ आइडिया आपके जहन में? तो सारे पेपर तो कर लिए। ये जो पूरी कहानी है इसको एक्सप्लेन कर दो लेके। सही है कि आपके पास जो है
अच्छा जी, हम ये कह सकते हैं कि भाई द magnetic force on the charged particle deflect them to one phase अबे मीडिया भाई, सही है? जो तुम्हारे पास है पी क्यू एक्स वाई एक्स डब्ल्यू, सही है? पी क्यू एक्स डब्ल्यू, राइट? फिर तुम कह सकते हो कि भाई ऑपोजिट चार्ज accumulate on the opposite phase, okay, and electric field is generated, okay. It increases yani electric field increases till the magnetic force and electric force become equal and opposite, right? सही है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी, सो उस पर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, एसटी, राइट? एसटी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सही है? सो देयर विल बी अबे रुक जा, बता रहा हूँ। मैक्सिमम पीडी across the plate, राइट? या अक्रॉस द स्लाइस, जो भी तुम कह लो, सही है? अच्छा जी, बच्चे तंग कर रहे हैं, गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं, प्राइवेट में आ गए। लेट्स सी क्या कह रहे हैं बच्चे। अबे यार क्या समझाओ इसमें? अबे पूरा होने तो दो। अभी इंशाल्लाह कल परसों बैठ के करूंगा अपलोड। भाई देखो, आपके पास जो है ना, थोड़ा सा सीन समझ लो, फिर आगे चलाएंगे, सही? सीन ये है, यानी इसके कॉन्सेप्ट का सीन ये है भाई, कि तुम्हारे पास जो है, देखो क्रॉस फील्ड का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट है तो तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा, सही? हॉल प्रॉप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल होता है, सही है? अब तुमने मेटल कंडक्टर रखा हुआ है, सही है? अभी कोई फील्ड नहीं है, मान लो कोई फील्ड नहीं है, मेटल कंडक्टर रखा हुआ है, कोई फील्ड नहीं है, तुमने यहाँ पे एक वायर लगाया, यहाँ पे वायर लगाया, चार्ज कैसे जाएंगे? चार्ज सीधे सीधे जाएंगे, राइट? उनको कोई मस्ती नहीं होगी, को आड़े तेड़े जाए, सही? सीधे सीधे जा रहे होंगे, राइट? ये तुम्हारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? लेकिन जब तुम इस पूरे सेटअप को, जो कि तुम्हारे पास एक सेमीकंडक्टर है, सही है, और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पूरे सेटअप को अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे, राइट? तो क्या होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ रही है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड थी मेरे पास इस डायरेक्शन में, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? डाउन द प्लेन, इस डायरेक्शन में, सही? अब क्या होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे को लग रही है, राइट? अब जो चार्ज पार्टिकल जाएगा, सही है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ जरा। अब जो चार्ज पार्टिकल जाएगा वो सीधा सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता हुआ जा रहा होगा, राइट? जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता हुआ जा रहा होगा, सो जब लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि वो पार्टिकल एक्चुअली में यूं बैंड होता हुआ जाएगा, राइट? सही है? और जब वो बेंड होता हुआ जाएगा, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि करंट से कौन सा करंट बना दे, तो हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को ले रहे हैं, राइट? क्योंकि जो जितने भी रूल्स हैं मैग्नेटिज्म के अंदर, वो सारे पॉजिटिव चार्ज को लेकर बने हुए हैं। हाँ, अगर वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा, देन यू हैव टू कंसीडर द नेगेटिव चार्ज, राइट? सही। सो अब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो फिर यूं होता हुआ यहाँ पे जाएगा। अब क्या होगा कि एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होना, जमा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट? पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, अभी मान लो कि फ्लो कर रहा है, ओके? होशियारी करने की जरूरत नहीं है। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, सो एज अ रिजल्ट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, राइट?
अब इन दोनों फेसेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने शुरू हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, राइट? अच्छा, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, राइट? और इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, राइट? सो अब जो एक चार्ज पार्टिकल है, उस एक चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगनी है, राइट? अगर तुम ग्रेविटी को इग्नोर करा दो, उस एक चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो कि राइट की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है, सही, और एक लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है जो कि उसको उधर पुश कर रही है, राइट? एज अ रिजल्ट एक चार्ज पार्टिकल पे जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होंगी, सही है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और एक मैग्नेटिक फोर्स होगी, तो चार्ज पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ सेकंड फर्स्ट लॉ के हिसाब से, राइट? सो चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा चले जाएगा। समझ रहे हैं भाई आप? सो स्टेडी वोल्टेज तभी जनरेट होगा कि जब चार्ज पार्टिकल बेंड या डेविएशन होना खत्म हो जाए चार्ज पार्टिकल में, और चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा चले जाए, राइट? इज दैट क्लियर गाइस? हाँ जी। अच्छा जी, आगे भाई आगे रीड कर लो। एन क्या होता है? Number density. Number नंबर of टेन, turns. ओए चमाट पड़ेगा, वो कैपिटल लेटर होता है। लेकिन नंबर डेंसिटी किस चीज की भाई? Charge carrier. वेरी गुड। और टी क्या होता है? टाइम पीरियड या सिर्फ टाइम? नंबर डेंसिटी, यस, ओके। टी क्या होता है? Yes. है, गंदी गंदी आवाज आ रही है। अच्छा थिकनेस बोल रहे हो, चलो, थिकनेस। और क्यू जो है वो आपके पास चार्ज, Charge. वैल्यू ऑफ द चार्ज, राइट, या एलिमेंट्री चार्ज। सो चार्ज ऑन द कैरियर। चल आगे चले भाई, आगे रीड कर ले सोफिया। Suggest with reference to the equation why the slice of the material used in a Hall probe is thin. अगर तो इक्वेशन यूज करो, सो थिन होगा, ये टी थिकनेस है, राइट? सो जितना ज्यादा थिन होगा, यानी टी जितना कम होगा, उतना हॉल वोल्टेज ज्यादा आएगा, यानी उतना आप आसानी से मेजरमेंट कर सकोगे, राइट? राइट। सो सो हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंस टी या हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल विद किसी से, विद थिकनेस, थिकनेस, ओके। सो smaller thickness gives the larger hall voltage, सही। और उससे क्या होगा कि जब लार्जर, तो बेसिकली स्मॉल मेजरमेंट भी इससे पॉसिबल होगी, सही। सो स्मॉल measurement of VH can also be measured, right? चलो आगे चले, हो गया। आओ भाई रीड कर लो भाई, हम बात तुम रीड कर लो। A sinusoidal alternating voltage has a RMS potential difference of 4.2 volts and frequency of 50 kilohertz. The alternating voltage is applied across a resistor of resistance 760 ohms. By considering the peak voltage, show that the maximum power dissipated by the resistor is 46 megawatt. ओए मिली वॉल्ट, मेगा एम बड़ा होता है, Milli. सही है। क्या करेंगे भाई? मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला लगाओगे?
वी स्क्वायर ओवर आर लगा देते हैं, राइट, क्योंकि आर भी गिवन है, वी भी गिवन है, राइट। और चूंकि उसने कहा वी आई भी मैक्सिमम तो बोल पावर सकते हैं है, सर, वी आई, अबे नहीं वी लगा आई वो लगा आई, सकते आई नहीं दिया ना डायरेक्ट, तो खामा खाई में वी को आई आर से ही निकालना हैं, पड़ेगा वी फॉर यू। स्क्वायर ओवर आर। हाँ वो लगा दिया, वही तो लगा रहे। सही है। अब पीक वोल्टेज यहाँ पे सवाल कर लो, क्योंकि उसने मैक्सिमम कहा हुआ है, सही है। सो पीक वोल्टेज तुमने रख लिया 4.2। अच्छा, अच्छा सॉरी, रूट मीन स्क्वायर 4.2 दिया हुआ है, राइट। सो तुम्हें पता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर रूट टू, राइट। सो हमें वी नॉट की जगह हमने रख लिया 4.2 इंटू अंडर रूट टू और होल स्क्वायर, राइट। ये आ गया पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हमारे पास आ गई 760। कितना आता है भाई? हाँ जी भाई। आ रहेगा भाई, कैलकुलेटर नहीं है क्या? 0.046. 0.046, ओके वेरी गुड, सही है। सही, इन्होंने आपको कहा है 46 मिली वोल्ट, सही, मिली वॉट, बिल्कुल सही आ गया। चलो आगे रीड कर लो भाई। हमाद, हमाद भाई लगता है गुम हो गए। On figure अच्छा, 7.1, draw a smooth curve to show how the power dissipated in the resistance varies with time between 0 and 40. माइक्रो Assume that सेकंड, power 0 when time 0. ओके। क्या करेंगे भाई? इन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी बता रखी है 50 किलो हर्ट्ज, टाइम पीरियड निकालो जरा कितना आता है, 1 1 ओवर upon 50 कर लो। 50,000. हाँ, 20 माइक्रो सेकंड आ रहा होगा, राइट। 20 माइक्रो सेकंड, राइट। यानी 2040 के अंदर 2 साइकिल आपकी बन जाएंगी, क्लियर ना? 20 microsecond मतलब 20 exponent minus 3. नहीं, माइक्रो -6 होता है। ये 0.5 एक्सपोनेंट -4 आ रहा होगा, सही है, तो मैं 20 बना दिया, सही है। अच्छा, मैक्सिमम पावर जा रही है 0.46, सो मीन पावर जो है वो एग्जैक्टली 0.23 पे होगी, राइट। सो मैक्सिमम जो है वो आपका कर्व होना चाहिए 25, 30, 35, 40, 45, 50, 10 बॉक्सेस है ना, 25 तो 2.5 का होगा, सही है। सो 30, 35, 40 एंड 45, सही है। सो 42.5 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, सही है। यहाँ तक आपका ग्राफ जा रहा होगा, सही हो गया। अच्छा, अब आपको पता है सर कि ये दो, जो हमने ऊपर मैक्सिमम पावर निकाली है ये भी तो मिली वॉट में है। हाँ दो, ये भी तो मिली वॉट में, अच्छा, एक्सिस भी तो मिली वॉट में, समझ रहे हैं ना? ओके। अब आपको ये पता है कि भाई ग्राफ में 2 साइकिलें बनेगी, क्योंकि 20 की एक आ रही है तो 40 में डबल आ जाएंगी, राइट, सही हो गया। अच्छा, अब एक साइकिल जो होती है इनपुट की, जो इस तरह से होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट मिलता है वो यू मिलता है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ जी। नहीं ये वाली सॉरी। हम्म, तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सही है। ये आपका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, सही है। अच्छा वो जो नीचे वाली है वो ऊपर आ जाती है जी रिवर्स हो भाई, जाती है, ऐसा सही क्यों है। होता है है? नेगेटिव में रेक्टिफिकेशन है जब ना, इन्होंने हाफ आपको ही है। बताया। एक सेकंड, नहीं नहीं, हाफ नहीं है। देखो, आपको ही पता है कि अगर तुम जो करंट होता है, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो वो यूं होगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो वो भी यूं होगा, राइट, साइनसॉइडल कर्व, राइट। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू आई टाइम्स वी, ऐसे ही होता है। देखो, जब करंट पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, राइट, और जब करंट नेगेटिव है तो वोल्टेज भी नेगेटिव है, राइट। सो करंट की कोई भी वैल्यू जो कि पॉजिटिव रीजन के अंदर है, और वोल्टेज की कोई भी वैल्यू जो कि पॉजिटिव रीजन के अंदर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर पॉजिटिव आएगी। करंट की कोई भी वैल्यू जो कि नेगेटिव के अंदर है, वोल्टेज की जो भी वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, स्टिल यू विल गेट द पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, राइट। समझ रहे हो ना?
तो इस वजह से वो जो नेगेटिव में तुम्हें एक्सपेक्टेशन है कि वोल्टेज की का कर्व नेगेटिव में बन जाएगा, पावर का कर्व नेगेटिव में बन जाएगा, तो वो ऐसा नहीं बनेगा, वो पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा, राइट? समझ रहे हो? सही हो गया? सो ये कहानी है। ओके, मतलब बेसिकली आपने अज्यूम यही करना है कि ये यूं बन रहा है, सही, ये यूं बन रहा है, ये एक साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल हो गई, साइकिल का हिसाब यही होना चाहिए, राइट? अब ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो 20 आपने माइक्रो सेकंड निकाला है, वो तो यहाँ पे आना चाहिए, तो यूं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। सही, 20 माइक्रो सेकंड इन दो का होगा, क्योंकि आप वो इनपुट का है, राइट? और इनपुट इनपुट के रिस्पेक्ट से आप बना रहे हो, राइट? क्लियर हो गया भाई? चलो आगे चलो। Use a line in A part 2 to explain why the mean power dissipated in the resistor is 23 milliwatt. हम्म Use your line in A part 2. क्योंकि भाई जो मीन होता है और जो मैक्सिमम होता है, उनमें जो रिलेशनशिप होता है वो हाफ का होता है, राइट? सही है, तो हम ये कह सकते हैं। So 46 द divided by 223. जी भाई, द रिलेशनशिप between the mean and maximum is given by p mean। सही है, p या आप कह लो कि p maximum is equals to 2 times of p mean। सही है, ये आपके पास होगी कहानी, सही। सो ये आपने लिख दिया, चलो हो गया, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो भाई। हाँ जी, कहाँ गए हो? The alternating voltage in A is now माजरत, एक सेकंड भाई, गुम हो गया पेपर। पर टी वाला हम कर रहे हैं, और टी वाला कर रहे हैं। the alternating voltage in part A is now applied to a piezoelectric crystal in here. क्या होता है माने What कि? happens to the पता नहीं सर, नया नाम है ना, पहली दफा सुन रहा हूँ, वेरी गुड। अच्छा, सिलेबस से आउट तो नहीं? अबे नहीं भाई, है अल्ट्रासाउंड के अंदर। देखो, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है कि जब तुम उस पे जो है ना हथौड़े हथौड़े मारते हो, तो वो जो है ना वाइब्रेट होता है, समझ रहे हो? जैसे कि नॉर्मल मेटल होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जब तुम उसमें मारो तो टंग, जैसे दरवाजे होते हैं अक्सर, सही है, या घंटे होते हैं, तुमने देखा हो घंटे, मंदिर मंदिर के घंटे जो होते हैं, कि नीचे से जो है ना टंग करते हो तो बहुत देर तक बजता रहता है, टंग आवाज आती है, तो वो बेसिकली वाइब्रेट हो रहा होता है और उसकी वाइब्रेशन तुम्हें सुनाई दे रही होती है, राइट? सो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है कि जिस पे अगर तुम फोर्स अप्लाई करो ना तो वो वाइब्रेट होता है, सही हो गया? यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। अब फोर्स कैसे अप्लाई करो? ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि तुम्हें पता है कि जहाँ पे वोल्टेज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे फोर्स है, राइट? सही हो गया? तो इसीलिए हम ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इस वजह से कह रहे होते हैं, क्योंकि पीछे कहीं ना कहीं फोर्स आ रही होती है, राइट? सही हो गया? सो हम क्या करते हैं कि ओके, सो हम ये कहेंगे कि भाई व्हेन AC applied across it, it start vibrating। सही हो गया? अच्छा जी, अब जब वाइब्रेट होगा तो उससे क्या होगा? सही है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या नहीं लिखो तो भी काफी है, सही है। अच्छा जनाब, अच्छा, ड्यू टू विच द जो तुम्हारे पास हो जाए, अच्छा, ड्यू टू विच तुम कह लो कि द एयर पार्टिकल नियर टू crystal um, start vibrating, सही। और बेसिकली द क्रिस्टल मेक इट वाइब्रेट, राइट?
और make them vibrate, due to which the अच्छा जी start due to which start vibrating, fine. सही, जब एयर पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेट, जब एयर पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो उनकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास फिर उसके अंदर हो जाती है, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, आप कह लें कि अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो जाती है, राइट? सही। सो हम ये कहते हैं कि भाई स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ओके। सो हम ये कहते हैं कि भाई व्हेन सही, जो वाइब्रेटिंग, इसको डायरेक्ट फिर इसको कंप्लीटली स्टार्ट वाइब्रेटिंग with the frequency of ultrasonic region. Yeah, with the frequency of ultrasound wave. Wave, right? ये तो हमारे पास हो गया. A second piece of electric first crystal explain the effect of the surrounding air on the second crystal. Okay. अच्छा जनाब. ओके. अच्छा जब एयर जो है, अच्छा जब आपने एक क्रिस्टल रखा है यहाँ पे, राइट, और वो वाइब्रेट हो रहा है, राइट, और उसकी वजह से जो एयर पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रही है. जब एयर पार्टिकल, अच्छा एयर पार्टिकल वाइब्रेट हो रही है, अल्ट्रासाउंड जनरेट हो रहा है. जब अल्ट्रासाउंड जनरेट हो रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट वाले क्रिस्टल पे जा रहा है, राइट. और जब नेक्स्ट वाले क्रिस्टल पे जा रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड जो है वो उस क्रिस्टल पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है या फोर्स अप्लाई कर रहा है. जब उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो फोर्स जो है उस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रही है, ईएमएफ जनरेट कर दे रही है, राइट. ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है. सही. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल होता है कि जब तुम उस पर फोर्स लगाते हो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो तो वो साउंड जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है, राइट. सो हम ये कहते हैं कि भाई वाइब्रेटिंग एयर अप्लाई force on it, okay, which causes the अच्छा जी, which causes the uh, EMF to be यहाँ पे इंड्यूस मत लिख देना भाई, ये इंडक्शन नहीं है. या सॉर्ट ऑफ इंडक्शन है बट वो वाली इंडक्शन नहीं है जो हम जिसकी बात करते हैं. सही. टू बी जनरेटेड, टू बी जनरेटेड, ओके, इन सेकंड क्रिस्टल. सही. तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है कि ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन द सेकंड क्रिस्टल, बस मैं सिर्फ समझाने के लिए लंबी कर रहा हूँ. सही. चलो आगे चलो भाई, हो गया. आ जाओ भाई, कौन कराएगा? जैनब कर लेगी. जैनब रीड कर लोगी प्लीज. State what is meant by the work function energy of a metal. क्या कहते हैं? याद है कि भूल गई हो? मिनिमम. सही से याद नहीं. हाई हाई. तो आप फारसी में सुना दो. रिक्वायर्ड टू remove the electron from the metal surface. Okay. So it's a minimum energy required to eject the electron or remove the electron out of the metal surface. आगे चलिए please. Ultraviolet radiation of frequency 1.36 Hertz is incident in a vacuum on a metal surface. The power of the radiation incident on the surface is 8.36 milliwatts. Photoelectrons are emitted with a maximum kinetic energy 3.09 to the power of 19 joules. Determine the number of photons incident on the surface per unit time. ओए ओए, हैवी क्वेश्चन दे दिया यार इन्होंने तो. क्या करेंगे, कुछ आइडिया बता के तो जाओ. कुछ नहीं आइडिया आ रहा. अच्छा हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं. सही है.
photo electrons are emitted with the maximum kinetic energy. Okay, fine. So अगर हम एक फोटोन की एनर्जी निकालें, E is equals to hf, right? So 6.63 exponent -15, सही। ये सॉरी -34, सही। और इनटू जो फ्रीक्वेंसी है 1.36 एक्सपोनेंट 15, राइट? कितने आती है, कितनी एनर्जी आती है एक फोटोन की? हाँ जी, हाउ मच? 9.02 into 10 to the power of -19. -19, ओके फाइन। ये आ गई एक फोटोन की एनर्जी, राइट? अच्छा, इन्होंने कहा कि द पावर ऑफ द रेडिएशन ऑन द सरफेस इज 38.36 मेगावाट। वॉट मिली वॉट, वॉट का मतलब ये होता है कि जूल्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी आ रही है, राइट? सो एक सेकंड के अंदर 8.36 मिली जूल्स एनर्जी आ रही है, राइट? सही। एक फोटोन की इतनी एनर्जी है, राइट? दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो हमारे पास आ गई 9.2 9.02 एक्सपोनेंट -19, राइट? और ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी, राइट? टोटल एनर्जी एक सेकंड के अंदर कितनी है? 8.36 एक्सपोनेंट -3, सही, जूल्स पर सेकंड, राइट? ये टोटल एनर्जी जितने भी फोटोन आ रहे हैं, राइट? सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने फोटोन है वो आप निकाल लें। सो कितने आते हैं? हाउ मच? हाँ जी, हाउ मच? 9.3 to the ओके, power of 3 15. एसएफ के अंदर देना है क्योंकि सारी चीज 3 एसएफ के अंदर 9.27. है। ओके, 9.27 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट कितना? 15. 15, ओके। चलिए आगे चलें। अच्छा जी, वर्क Calculate the फंक्शन। function energy of metal. क्या करेंगे? आइंस्टाइन इक्वेशन लगा लिया। अगर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, सही, एनर्जी ऑफ फोटोन वो दो चीजों के अंदर जा रही है, सही। एक तो वर्क फंक्शन एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर तक लाने में, सरफेस तक लाने में, प्लस दूसरी एनर्जी काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में, सही। सही। अब एनर्जी ऑफ द फोटोन तो हमारे पास है, हमने पिछले वाले पार्ट में निकाल लिया, राइट? 9.02 एक्सपोनेंट -19, सही है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है 3.09 एक्सपोनेंट -19, ओके। माइनस हमने कर दिया 3.09 एक्सपोनेंट -19, सही है। और ये आगे आपके पास ये निकालने कितनी आ रही है? यस, हाउ मच? 5.93 exponent -19. ओके फाइन, आगे चलिए। The frequency of the radiation incident on the surface in B is increased while the power remains constant. State and explain the effect of this change on the maximum kinetic energy of the photoelectrons. ओके, अच्छा, रिलेशन क्या बनता है? फोटोन की एनर्जी इज HF, राइट? और इन्होंने क्या कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, सही है। और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी इंसिडेंट, द एनर्जी ऑफ द फोटोन जो कि इंसिडेंट है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी। सो वर्क फंक्शन एनर्जी, सही है, प्लस
जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट। वर्क फंक्शन एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सही है। सो अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है, सो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, राइट। इज दैट क्लियर? सही। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी means photon will have more kinetic energy। सही, पहली बात होगी। ओके, अब आपके पास ये हो जाएगा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल remain unchanged, so kinetic energy, यहाँ पे मैक्सिमम लगा देना भाई। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ लिखोगे ना तो भाई भंड हो जाएगा, वो नंबर काट लेगा खामा खाई का। ओके, सो मैक्सिमम लाजमी लगा देना, सही है। तब जाके जो तुम्हें नंबर दे देगा वो, सही है। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सही है। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, तो चले वर्क फंक्शन एनर्जी का इसने बताया है कुछ? जी भाई, ये बताया हुआ है, वैल्यू बताई हुई उसने वर्क फंक्शन एनर्जी की, बल्कि निकाली थी हमने पिछले वाले पार्ट में। क्यों? वर्क फंक्शन एनर्जी तो बदली नहीं है, तो उससे क्या होगा? वो तो नहीं बदलती ना, वो तो नहीं चेंज होती, तो वही तो हमने लिखा है। रिमेन अनचेंज तो लिखा है, चेंज थोड़ी लिखा है। समझा कि नहीं समझा? ये नहीं समझ आया, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की वजह से भी फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, बस ये बता भाई दो। ये आपके पास है एक फॉर्मूला, सही है। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ सही है। गया। जी जी। अच्छा, जब फोटोन, अब दूसरी दूसरी इक्वेशन ये वाली है, सही है। ये ये आइंस्टाइन फोटो, इक्वेशन। हाँ, फोटोन की एनर्जी आपने बढ़ा दी, सही है। वर्क फंक्शन एनर्जी अनचेंज है, राइट। सो अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ी है तो ओवरऑल जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो सिर्फ इसी में पड़ेगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? यस। The अच्छा rate जी, of emissions of photoelectron. रेट ऑफ एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। रेट ऑफ एमिशन का मतलब है कि, अच्छा अब आपने क्या किया है कि स्टेट द पावर रिमेन कांस्टेंट। जब पावर कांस्टेंट है, सही है, ओके। पावर के लिए बेसिकली हम फॉर्मूला लगाते हैं, पावर इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। ओके, ये फॉर्मूला लगा रहे होते हैं पावर के लिए, सही है। हमने यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही किया, सही है, कि एक ये एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है, राइट, और ये पावर थी, राइट। और हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया टाइम 1 सेकेंड तक, सही है। सो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब आप देखो कि अगर हम पावर कांस्टेंट है, राइट, इज इक्वल टू ई, यहाँ पे अगर ले जाओ, सही, और एन यहाँ पे है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। सो अगर पावर कांस्टेंट है, एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, सो नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। इज दैट क्लियर? तुम ये यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगवाया, एन ई अपॉन टी, राइट। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, राइट। ई तुम्हारे पास ये आ गया, सही, ये तुम्हारे पास ई है, सही है। एन, फिर तुमने पावर डिवाइड बाय एनर्जी को कर लिया, राइट। ये पावर आ गई, ये डिवाइड बाय एनर्जी आ गई, इज इक्वल टू एन अपॉन टी, राइट। अब तुमसे नंबर पर यूनिट टाइम, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, राइट। सही है, सो ये तुमने निकाल लिया था, सही है। सो यहाँ पे भी यही है। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई, सो ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इमेजिन कम हो रहा होगा ना, क्या चीज़ कम हो रहा होगा? ये रेट ऑफ इमेजिन। आप ये कह सकते हो कि जो रेट ऑफ एमिशन नहीं, हम यहाँ पे फोटोन की बात कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ ट्रांसमिशन की बात कह रहे हैं आप, राइट। कि फोटोन कितने आ रहे हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन तो बात की बात है, सही है। सो तो जब फोटोन कम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्रेटर
photon energy leads to lower ये वाला जो फॉर्मूला आपने ये लाइन स्पेक्ट्रा में निकला था क्रॉस यही मल्टीप्लिकेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये। तो ये पावर का सिंपल सा फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, राइट। ये फॉर्मूला सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर तुम ऐसे ही लिखना चाहो तो लिख लो अपने पास, राइट। मैंने भी नोट्स जो बनाया उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर दी है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी है, वो मैं सेंड करूंगा तो फिर पता चल जाएगा। नोट्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं बाय द वे। सही है, फोटोन लोअर फोटोन per unit time ओके, ये बात हो गई सही। सो when each electron absorb a photon to get emitted, तो आप कह सकते हो कि भाई lower photo electrons will be emitted, राइट। ये बाबा कहानी होगी सही। चलो आगे आ जाओ, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बल्कि, बस ये 2 क्वेश्चन है फिर एंड हो जाएगा। चलो वलीद रीड कर लेगा भाई, वलीद है नहीं है, कहाँ पे है भाई? सीएस वाली आवाज आ रही है। नहीं भाई, luminosity of the star ब्रो वो सही नहीं है मेरे ख्याल से आपका माइक। खैर खैर कोई मसला नहीं है, हम किसी और बच्चे को तंग कर लेते हैं। मूसा आप रीड कर लो नेक्स्ट वाले पार्ट से। A star in the constellation Canis Major is a distance of 8.14 exponent 16 meter from Earth and has a luminosity of 9.86 exponent 27. The surface temperature of the star is 9830 Kelvin. Calculate the radiant flux intensity of the radiation from the star observed from the Earth. सीधे सीधा फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? 4 पाई डी स्क्वायर, राइट। तो ल्यूमिनोसिटी आपको दे रखी है 9.86 एक्सपोनेंट 27, राइट, डिवाइडेड बाय 4 पाई डी हमारे पास है 8.14 एक्सपोनेंट 16। कुछ भी नहीं करना था इसमें, जस्ट स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। कितना आता है भाई? और रेडिएट फ्लक्स इंटेंसिटी का यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। हाँ जी, हाँ जी, कितना आ रहा है भाई? हाँ 1.18 आ रहा है मेरे पास, 1.18 एक्सपोनेंट -7 आ रहा है। सर मेरा 9.6 करके आ रहा है। 9.6 क्या, वो पूरी पावर बोलो। 10 या 11 यहाँ पे लिखी नहीं हुई। हाँ ये क्या मतलब भाई, कैसे आ रही है? उसने बस सर भरा सा नंबर दे दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं होने जा रहा है। खैर है, कोई मतलब नहीं। डिटरमिन द रेडियस ऑफ द स्टार, हाँ जी, लुमिनोसिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर एंड टी टू दी फोर्थ पावर, राइट। लुमिनोसिटी उसने दे रखी है 9.86 एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट कितना था 27, सही है। और 5 जो है वो स्टीफन बोल्टजमैन कांस्टेंट है 5.67 एक्सपोनेंट 8 -8 राइट इनटू 4 पाई। और टी आपके पास है 99830 टू दी फोर्थ पावर इज इक्वल्स टू रेडियस, ये आ गया आपके पास आर। हाँ जी, कितना आता है भाई? 1.5 exponent 16. एक्सपोनेंट 16 मेरे पास आ रहा है 1.22 एक्सपोनेंट 9, तो ये 1.17 आ रहा था। भाई तुम कोई भंड मार रहे हो, क्या कर रहे हो? पता नहीं। सीधी सीधी वैल्यू कैलकुलेटर में जाएगी। पावर 4 नहीं लगाई होगी आपने, पावर स्क्वायर कर दी होगी। Explain how the surface temperature of the distant star may be determined from the wavelength spectrum of the light uh, from the star। सही है। तो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता था, राइट? कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड बाय द स्टार होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द सरफेस टेम्परेचर होती है, राइट? वो अप्लाई कर सकते हो तुम, सही है। सो अप्लाई करके देख लेते हैं भाई कि क्या बनता है। ओह सर, मैंने उसे अंडर रूट में किया था। अबे, सो मैक्सिमम वेवलेंथ अच्छा जी, एक सेकेंड। wavelength at maximum intensity, wavelength at maximum intensity, okay, is inversely proportional to its thermodynamic surface temperature। सही है, ये बात तो आपके पास हो गई, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो आएगी कहाँ से? वो स्पेक्ट्रम बना लो, सही। सो सो वेवलेंथ at max intensity can be determined from the spectrum, the spectrum of the object, right? चलो ये हो गया डन। आखिरी क्वेश्चन, आ जाओ भाई। अफान से करवा दें, अफान रीड कर लेगा भाई आखिरी क्वेश्चन। Carbon 15 is an isotope of carbon that undergoes radioactive decay to nitrogen 15, which is a stable isotope of nitrogen. Radioactive decay is both a random and spontaneous process. State what is meant by random. क्या होता है? Decay cannot be predicted okay in the next second, in the next second, right? ये आप कह सको कि भाई नेक्स्ट डिके जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कोई भी एवरी नेक्स्ट डिके इज नॉट प्रेडिक्टेबल। सही है, चलो आगे आपसे कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस, सही है। सो स्पॉन्टेनियस के अंदर हम कहते हैं
कि unaffected by the external factors like तुम्हारे पास है टेम्परेचर है, प्रेशर है और ह्यूमिडिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला। सही है, आगे चलो भाई। A small sample of carbon-15 decays. The mass m of carbon-15 in the sample decreases with time t. Figure 10.1 shows the variation with time t of the value of ln m slash 10 to the power negative 16. ओके, unaffected by the, सही है जनाब। मास का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, State how figure 10.1 demonstrates that radioactive decay is random. फ्लक्चुएशन हो रही है, राइट। क्योंकि अगर रैंडम नहीं होता और आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते थे तो भी स्ट्रेट लाइन होती, राइट। फिर फ्लक्चुएशन नहीं आती। जहाँ पे आपने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा वहाँ पे कुछ कुछ डिके ज़्यादा हो गए होंगे तो उसकी वजह से वो ज़्यादा आपको दिखा रहे, कहीं पे कम होंगे, राइट। सो आपके पास हो जाते हैं क्या गए, ड्यू टू द लाइन बीइंग नॉट स्ट्रेट। चलो भाई, draw the line of the best fit। ओके, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट बना देते हैं भाई। इसके बिल्कुल बीच से गुजरनी चाहिए। ये आ गई लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ओके, चलो अब आपसे कह रहा है कि शो दैट द डिके कांस्टेंट कैन बी गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन। ओके, हाँ जी। आपको पता है कि इक्वेशन जो आपके पास होती है अगर मास का ग्राफ बना हुआ है, सो m इज इक्वल्स टू m नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। ये आपके पास इक्वेशन होती है, सही। अच्छा जनाब, और अगर तुम इसको लिनियराइज करोगे, सही है, सो एल एन एम इज इक्वल्स टू एल एन एम नॉट और माइनस लैम्डा टी, ये बन जाएगी, राइट। और अगर हम एल एन एम इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस एल एन एम नॉट, राइट। सो ये आप कह लो कि भाई दिस इज योर वाई, दिस इज योर एम एक्स प्लस सी, राइट। ये आप बता दो भाई, सही है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट, सही है। देन आपसे कह रहा है कि यूजर टू डिटरमिन द, ओके, ग्रेडियंट निकालना है भाई। सो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लें, कोई भी कोई एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, सही है। सही है, ये पॉइंट इधर दे रहा है, सही है। सो 8 and 7, सही है, -7 और 8। ओके, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट इधर दिख रहा है मेरे को, अच्छा सा ये आ गया, सही है। ये और ये ले ले, सही है, जो क्या आ रहा है 1, 5, 5.5। ओके, सो हमारे पास जो है, जो ग्रेडियंट हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है -7 एक्सपोनेंट -16, सही है, माइनस 5.5 एक्सपोनेंट -16, सही है। और ये आ गया y डिवाइड बाय 8 - 1, सही। और ये तो सेकंड के अंदर आ रहा है, सही, 8 - 1, सही है, 8 - 1 आ गया और -7 और ये आ जाएगा प्लस, सही है। सो अगर तुम इसका ग्रेडियंट निकाल दो तो इसका ग्रेडियंट तुम्हारे पास बन जाएगा 7 एक्सपोनेंट -16 माइनस 5.5 एक्सपोनेंट -16 डिवाइडेड बाय 7, सही है। सो 2.1, अच्छा जी, अरे यार माजरत,
ये आपको नहीं लेना होगा। ओके, ये नहीं लेना होगा आपको, क्योंकि वो तो उसने एक्सेस पे दिया हुआ है ना। सही, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब जो है ओके जनाब, सही है। सो ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है, ये इसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं और बस 2-3 पार्ट और है, फिर एंड करेंगे। सही है, सो दैट इज बेसिकली 0.12 अच्छा बाय द वे 0.21 बेसिकली, और यूनिट मेरे पास आ रहा है, यूनिट इसका आएगा पर सेकेंड, राइट। सो लेकिन एक टेंशन है हमारी की 0.28 बता रही है, क्यों? अच्छा जी, 11.6 और 0 सही है, और -8 और 4.8, 4.5, 4.5, 4.6, 6, 7 और 8 सही है। सो उस हिसाब से तो हमारे भी सही होना चाहिए। 5.5, अच्छा ये गलत दिया, 5.5 ये, सो 5.1 होगा बेसिकली। सही, ये 5.1 होना चाहिए, 5.1 ओके, 5.1, हाँ 0.27 आ रहा है। सही, अब तुमसे कह रहे हैं कि भाई हाफ लाइफ निकाल दो, सो हाफ लाइफ के लिए T1/2 इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय 0.27, सही। सो इससे आपके पास आ जाएगी ln2 डिवाइडेड बाय 2.5, सही, 2.55 मिनट्स आ रहे हैं, सही। लास्ट पार्ट तुमसे, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि द इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ द कार्बन कैन बी रिटन एज कार्बन, नाइट्रोजन, beta or anti-neutron. State and explain how the mass of the product of the decay must be compared with the mass of the carbon 15 nucleus. Okay. अच्छा जी, अब अगर तुम देखो, सो तुम्हारे पास जो है जो इसका मास होगा, सही है, वो इसका मास होगा ग्रेटर, सही है, और इसका इनका मास होगा लेसर, राइट, सही है। प्लस इस लेसर मास के साथ कुछ निकलेगी एनर्जी, तो जाके मास एनर्जी इक्विवेलेंस हो जाएगा, और तुम्हारा ये रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास हो रही है तुम्हारे पास बीटा डिके हो रहा है, सही है, और बीटा डिके आपके पास कम मास है, कम मास से ज्यादा, ज्यादा मास है, ज्यादा मास से आप जा रहे हो कम मास की तरफ, तो फिर उसमें आपके पास जो है वो आप कह लें कि क्योंकि एक आपके पास न्यूट्रॉन है जो कि ब्रेक होकर प्रोटॉन बन चुका है, राइट, ये कॉन्सेप्ट है, सही। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई कार्बन will have the greater mass, right, but the product will have some mass and the energy, सही है। and आप कह लो कि भाई difference in mass converted into, अब वो एनर्जी काइनेटिक में भी हो सकती है, गामा रे फोटोन भी हो सकती है, राइट। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी, सही हो गया। सो दैट्स इट, सही। सो ये आपके पास जो है ना इसकी कहानी थी, चले बस। इसी चीज को हम बेसिकली मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, राइट। चलो, चलिए बस अब आज की कहानी से करते हैं। अब इसका जो है 42 अटेम्प्ट कर लेना, नवंबर वाला, सही, नवंबर 22, सही है, 42 अटेम्प्ट कर लेना बस, सही। चलो बस, चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।